Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1 which is constitution why and how and this is the second part. इससे प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शंस हैं, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझा था. आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या ऑथोरिटीज़ हैं. इसको समझने के लिए पहले हम लोग को उसके डेफिनेशन को समझना होगा. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a compact document that comprises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. ये नियमों का एक संकलन है, कलेक्शन ऑफ लॉज है, जो ये बताता है कि एक स्टेट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसको क्या नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, कौन से नियम उसको फॉलो करने होंगे. ये तो ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये रिटन डॉक्यूमेंट ही होती है. अधिकतर देशों में ये पाया जाता है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में पाया जाता है अधिकतर देशों में. तो ये दो चीज़ों की अथॉरिटी देती है, एक तो आदेश देने की और दूसरा उसके अनुपालन करवाने की, यानी कि आदेशित करती है और उसका अनुपालन कराती है. तो ये अथॉरिटी कितनी इफेक्टिव होगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये जो उसकी शक्ति है, उसकी अथॉरिटी है कि वो आदेशित करती है और आदेशों का पालन करवाती है, ये कितनी इफेक्टिव होगी. हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट मेक इट इफेक्टिव, और क्या उसको इफेक्टिव बनाता है. इन बातों को समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों को जानना जरूरी होगा. मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. मोड ऑफ प्रोमुगेशन, द सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कितनी होगी. ये इस बात को, और ये भी बताती है कि कितनी इफेक्टिव होगी, हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट मेक इट इफेक्टिव, और कौन सी वो बातें हैं जो इसको इफेक्टिव बनाती हैं. तो आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को. मोड ऑफ प्रोमुगेशन. मोड ऑफ प्रोमुगेशन का मतलब है दिस रेफर्स हाउ हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मच ऑथोरिटी डिड दे हैव. इसका मतलब ये होता है कि किसने क्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, और जिसने भी क्राफ्ट किया है उसकी कितनी ऑथोरिटी थी. ये चीज़ें पता करनी है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया या अडॉप्ट किया जाना है वो किसके द्वारा बनाई गई है, और जिसके द्वारा भी बनाई गई है उसकी ऑथोरिटी क्या है, वो कितना काबिल, कितना सम्मानजनक है, और उस पर लोगों का विश्वास कितना है. इन सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी होता है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड एंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिसंबर 1946 से बननी शुरू हुई और नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गई. तो अगर कोई डिक्टेटर है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहा है, तो वो अपने हिसाब से बनाएगा. वो ऐसी चीज़ों को उस कॉन्स्टिट्यूशन में डालेगा जो उसके हित की हों, जो उसके फायदे की हों और उसको शासन करने में मदद करे. ऐसी चीज़ों को वो इंक्लूड करेगा, लेकिन उससे कहीं भी पीपल्स बेनिफिटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ऑथोरिटेरियन होगा, बिल्कुल सारी अथॉरिटी अपने पास रखेगा और वो नहीं चाहेगा कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा लिबर्टी दी जाए. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूशन जो भी बना रहा है, उसको, ये कमिटी जो बना रही है, उसकी अथॉरिटी क्या है, वो कितना ऑथेंटिक है पीपल्स के लिए. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाई गई, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दिसंबर 1946 में अपना काम करना शुरू किया और नवंबर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, जो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बन करके तैयार हो गई. इट वॉज ड्रू अपॉन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट हैड a remarkable ability to take a long different section of the Indian society together. इसको जो लोग बनाने वाले थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो जिन लोगों को शामिल किया गया था
वो बहुत ही ट्रस्टेड लोग थे और वो लोग नेशनल मूवमेंट से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई अननोन पर्सन या कोई डिक्टेटर ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, बल्कि वो लोग थे जिनके लोगों का बहुत ज़्यादा फेथ था, क्योंकि वही लोग थे जो इंडिया को आज़ाद करने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था इंडिया में, फ्रीडम का मूवमेंट जो चल रहा था, उसको लीड कर रहे थे। तो उनकी ऑथेंटिसिटी जो थी पब्लिक में बहुत ज़्यादा थी। वो लोग बहुत ज़्यादा माने जाने जाते थे इंडियन पीपल्स के लिए। वो बहुत सम्मानजनक थे, क्योंकि वही लोग थे जिनके द्वारा इन इंडियंस को आशा थी कि वो आज़ाद हो जाएंगे भविष्य में। तो उन पे बहुत ज़्यादा ये ट्रस्ट करते थे। तो इट वॉज ड्रॉन अप बाय पीपल हु एंजॉयड द पब्लिक क्रेडिबिलिटी। ये लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक क्रेडिबिलिटी को एंजॉय करते थे, यानी कि लोगों का फेथ इनके प्रति बहुत ज़्यादा था और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से लोग इंडियंस इन लोगों को चाहते थे, क्योंकि यही वो लोग थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो उस पर एक राय ली जाती है, रेफरेंडम कराया जाता है कि कितने लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में हैं और कितने लोग विपक्ष में हैं। तो ये एक तरीका है रेफरेंडम का कि कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में कितने लोग हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गई है उसके ऊपर एक रेफरेंडम कराया जाता है सिटीजन्स से, और वो सिटीजन्स डिसाइड करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, या इसमें कुछ कमियां हैं। तो वो रेफरेंडम कराए जाने का एक नियम सा है कुछ कंट्रीज में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसके लिए रेफरेंडम कराया जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच रेफरेंडम। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कभी ऐसे रेफरेंडम की आवश्यकता नहीं पड़ी कि लोगों की राय ली जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है, यानी इंडियंस जो नेशनलिस्ट थे उन लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये लोगों ने कभी नहीं जाहिर किया कि हम लोगों को रेफरेंडम चाहिए एंड वी विल गोइंग टू डिसाइड कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है या उसमें जो प्रावधान है वो सही है या नहीं है। तो इनका इतना विश्वास था, पब्लिक का इतना विश्वास था, इतनी क्रेडिबिलिटी थी उन लोगों की जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए कोई रेफरेंडम की आवश्यकता नहीं पड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, बिकॉज इट हैज़ द कॉन्सेंसस ऑफ बैकिंग ऑफ द लीडर हु वर देमसेल्फ पॉपुलर। ये बहुत पॉपुलर थे और इनकी बैकिंग इतनी अच्छी थी कि इनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी किसी रेफरेंडम की, और इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान बना करके इंडियंस को दिया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इसको भी समझते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विथ इट्स प्रोविजंस। जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसमें इतना स्थान होना चाहिए हर किसी के लिए कि वो अपने आप को उससे रिलेट कर सके, उससे जोड़ सके। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विथ इट्स प्रोविजंस। उसमें जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उससे कहीं ना कहीं अपने आप को सिटीजन्स रिलेट कर रही हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि उनको लगे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे लिए भी स्थान है। इफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज मेजॉरिटीज टू अपोज माइनॉरिटीज ग्रुप विद इन सोसाइटी would give minorities no reasons to go along with the provisions of the constitution। अब माइनॉरिटीज जो है उनके ऊपर छूट दे दे कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी ग्रुप को कि वो अपने मन से उन ऑप्रेस कर सके माइनॉरिटी ग्रुप को, यानी मेजॉरिटी को ये पावर मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशन के ओर से कि वो ऑप्रेस कर सकती है माइनॉरिटीज को। अगर ऐसा कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाए तो फिर माइनॉरिटीज में जो है वो अपने आप को कैसे रिलेट कर पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर उनके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। द मोर ए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल इट्स मेंबर द मोर लाइकली इट इज टू बी सक्सीड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रीडम प्रोवाइड करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को,
अगर ऐसा करती है कॉन्स्टिट्यूशन, तब तो वो बहुत अच्छा सक्सेस करेगी और बहुत अच्छे से लोग उससे रिलेट करेंगे। लोग ये समझेंगे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बना है वो कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम्स को हल करता हुआ है, उनको भी डिग्निटी मिल रही है, उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी फ्रीडम है, मतलब हर कुछ उनको भी लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान किए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेरे लिए भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है और कहीं ना कहीं मेरा अपीसमेंट किसी तरह से नहीं हो रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लोग उससे रिलेट करेंगे और उसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसका ब्रॉड लाइन बहुत ज़्यादा है, उसका आउटलाइन जो है वो बहुत बड़ा है और उसमें सभी लोग को अपने हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और सब लोग उसको रिलेट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत अच्छा है और इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस हैं और बहुत सारी राइट्स मिली हुई हैं सिटीजन को। तो सिटीजन अपने को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी वो जीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक माहौल प्रोवाइड करता है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर्स। किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास पावर्स की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी जाना है, क्लास 10th में भी पढ़ा है इन सब चीज़ों को कि दिस इज डन बाय फ्रैगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। इसका बंटवारा पावर का डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में कर दिया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि एक कोई इंस्टीट्यूशन के पास सारे पावर्स ना आ जाए और वो कहीं निरंकुश ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसलिए पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन horizontally fragmented power across different institutions like legislative, executive and judiciary and independent statutory bodies like election commission। अब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोगों ने क्लास 10th में जाना था कि हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जो टीयर में गवर्नमेंट्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये टीयर्स में होती है, इनको हम लोग वर्टिकल पावर ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॉरिजॉन्टली फ्रैगमेंटेड पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी हॉरिजॉन्टली इक्वली। एंड इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जैसे जो है कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज होते हैं जिनको स्वतंत्र रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में कोई नहीं आता है, कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई भी उनको चेक नहीं कर सकता है इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कंडक्ट कराने की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेवारी जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है। ना तो वो जुडिशियरी से गवर्न होगा, ना एग्जीक्यूटिव से और ना ही जुडिशियरी से। तो हम लोग देखते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस अपने आप में बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है और स्वतंत्र है। और ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर को डिवाइड कर देता है। One institution want to subvert the constitution, other can check its transgressions। ऐसा है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन चाहे कि सब पावर को हम अपने हाथ में ले लें, तो ऐसे में दूसरा पावर उसको चेक करता है, यानी कि सारे पावर्स एक जगह ना आए, इसके लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि एक अगर निरंकुश हो जाता है तो दूसरा उसको कंट्रोल कर लेगा। ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजिंग नीड एंड सर्कमस्टांसेस। यानी कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लैक्सिबल है, यानी कि उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसको मोल्ड किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जिस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे,
तो उसके हिसाब से उसको मोल्ड आउट किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह से मोल्ड आउट किया जा सकता है। बट कुछ रिजिड चीजें भी हैं, वो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स पर कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है या उनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको एबॉलिश नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि प्रॉपर्टी के पावर को खत्म किया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को एबॉलिश नहीं किया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो ये बोलता है कि पब्लिक को ये चीज़ें फ्री में दी गई हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको इंजॉय करना है उन चीज़ों को, और उस पर कानून गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उस पर लॉज नहीं लाए जा सकते हैं, और उनको गवर्नमेंट जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकती है किसी तरह से, उनका वायलेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो एक तरफ से उसको चेक भी किया जाता है, तो कुछ फ्लैक्सिबल भी है और कुछ रिजिड भी है। इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, बिकॉज इट बैलेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी टू चेंज एंड लिमिट्स सच चेंजेस। ये पॉसिबिलिटी को भी है इसमें कि चेंजेस लाए जा सकते हैं, और ये भी चीज़ें हैं कि उसमें एक बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए। यह नहीं कि कुछ भी चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों बातें इसमें हैं, यानी कि इसमें एक्सेलेटर भी है और ब्रेक भी है, यानी जब गति इसको बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकते हैं, और जहाँ चाहे वहाँ इसको रोक भी सकते हैं। तो ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऐसा माना जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो उम्मीद है बच्चों कि आज आपने जाना कि द ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसको आप लोगों ने समझा होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।